आज हम पढ़ेंगे पानी में पोषण। कल हमने देखा था कि पौधों में कैसे पोषण होता है, वो हमने देखा था। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया हो तो कमेंट करिए और कमेंट के ज़रिए आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। प्राणियों में पोषण पोषण का मीन्स क्या? भोजन ग्रहण करना और उसको पचाना। पाचन किसे कहते हैं? आपने देखा होगा कि हम शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन ये सब ग्रहण करते हैं, लेकिन ये सब जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं। लेकिन क्या हमारे बॉडी में सेल्स कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जटिल भोज्य पदार्थ के रूप में ही पाचन करती है? नहीं। जैसे पाचन का मतलब होता है जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में तोड़ना, विखंडन क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। आप देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में टूटता है और जो वसा है वो फैटी एसिड के रूप में टूटती है और जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड के रूप में टूटता है। अब हम देखेंगे कि खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां क्या हैं। जैसे आपने देखा होगा कि विभिन्न जीवों में और विभिन्न मनुष्यों में खाद्य की अलग अलग विधियां हैं। हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसकी विधियां देखेंगे। भोजन ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती हैं। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी, हमिंग बर्ड पौधे का मकरंद चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा में ही निगल जाते हैं और कुछ जलीय प्राणी हैं वो अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसे आप याद रख लेना। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक अद्भुत तथ्य दिया गया है। ये हम देखते हैं कि जो स्टारफिश है वो अपना भोजन कैसे ग्रहण करती है। स्टारफिश, तारा मछली कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं को आहार करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है और आमाशय जो है वापस शरीर में चला जाता है और आहार धीरे धीरे पचता है। आप मुझे ये बताइए कि स्टारफिश है तो क्या वो एक फिश है? यहाँ पे फिश नाम लगा हुआ है, लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे कि स्टारफिश क्या एक फिश है? नहीं, स्टारफिश एक फिश नहीं है। आगे हम देखेंगे कि मानव में पाचन कैसे होता है। मानव में पाचन विभिन्न क्रियाओं से होता है, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे मुख गुहा, फिर ग्रास नली या फिर जिसको ग्रशिका कहते हैं, फिर आता है आमाशय, शुषांत्र, छोटी आंत, बृहदांत्र, बड़ी आंत और सबसे लास्ट मलद्वार या फिर जिसको एनस या गुदा कहते हैं। ये एक डायग्राम दिया गया है जिसके थ्रू आप अच्छे से समझ सकते हैं कि मुख गुहा कहाँ है। ये जो लाला ग्रंथि इसको लार ग्रंथि भी कहते हैं, ग्रसिका है, यकृत हो गया, पित्ताशय, तो आप देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है हमारे शरीर में। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि मुख एवं मुख गुहिका। भोजन का जो अंतर्ग्रहण है मुख द्वारा होता है सबसे पहले, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या मुख में भोजन का पाचन होता है? बताइए। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया जो है अंतर्ग्रहण कहलाती है, लेकिन मुख में पाचन नहीं होता। भोजन को अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आपसे सवाल पूछ ले कि पाचन कहाँ होता है, 4 पॉइंट दे दे, मुख दे दे, ग्रशिका दे दे या फिर बृहदांत्र, शुजांत्र, बड़ी आंत दे दे, तो इसमें से आपसे पूछ ले कि कहाँ भोजन का पाचन नहीं होता है, तो आंसर होगा मुख। मुख में भोजन का पाचन नहीं होता है।
तो मुख गुहा में भी हमारे दो चीजें देखने को मिलेंगी, एक होते हैं दांत और एक आपको जीभ दिखाई देगी। सबसे पहले हम दांतों के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। दांत मेनली कितने प्रकार के होते हैं? दांत 4 प्रकार के यहां पर दिए गए हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। कृंतक इंसिजर, रदनक कैनाइन कैनाइन और अग्रचर्वणक जिसको बोलते हैं प्रीमोलर प्रीमोलर। फिर आता है मोलर चर्वणक। तो इनके कार्य क्या क्या हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे इंसिजर। इंसिजर का क्या कार्य है? ये भोजन को काटने में और रदनक जो है वो चीरने और फाड़ने वाले दांत होते हैं। और अग्रचर्वणक का क्या कार्य होता है? चबाने में काम आते हैं। एंड चर्वणक जो है वो भोजन को पीसने के काम। फिर हम देखेंगे कि हमारे वयस्क अवस्था में कितने दांत प्रेजेंट होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं वे हम देखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कृंतक हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। 4 निचले जबड़े में होते हैं और 4 ऊपरी जबड़े में होते हैं। और ये कृंतक जो है ये शाकाहारी जीवों में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो दांत हैं वो शाकाहारी जीवों में। उसके बाद में जो चीरने वाला है कैनाइन, वे कितने दांत होते हैं? उनकी संख्या होती है 4। ये चीरने के काम आएंगे। और ये मांसाहारी में आपने देखा होगा कि जो लोग मांस खाते हैं, लेग पीस वगैरह खाते हैं, वो जो हमारे नुकीले दांत होते हैं वो उनको वहां से चीरते फाड़ते हैं। फिर आता है अग्रचर्वणक। ये कितने संख्या में होते हैं? 8 होते हैं। वही 4 निचले जबड़े में और 4 ऊपरी जबड़े में। फिर आते हैं चर्वणक जिसको बोलते हैं मोलर। ये कितने होते हैं? ये होते हैं हमारे टोटल 12। ये टोटल 12 होते हैं। और ये किस काम आते हैं? भोजन के पीसने में। फिर हम देखेंगे कि दांत जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थायी दांत और एक अस्थायी दांत। यहां पर एक बॉक्स दिया गया है जिसे हम देखेंगे। ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अक्सर इन बॉक्स से सवाल बनते हैं, सवाल पूछे जाते हैं। देखिए हमारे दांतों का जो प्रथम सेट है वो शेषवावस्था से निकलता है। लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं, मिल्की टीथ, जिनको स्थायी दांत भी कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। और सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था में प्राय गिरने लगते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि स्थायी दांत कितने होते हैं? यहाँ पर 12 होंगे और बचे फिर कितने? 20, जो कि क्या होंगे? अस्थायी दांत। ये हो गए स्थायी दांत और ये हो गए अस्थायी दांत। फिर आगे हम देखेंगे कि दांत के बाद में हमारे मुख के अंदर और कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है? जीभ, जिह्वा। जीभ, आपने देखा होगा कि जीभ एक मांसल पेशी अंग है। मांसल पेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है और इसका अग्रभाग जो है स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ जाता है। आप खुद देख सकते हैं कि हमारी जो जीभ है वो एक लचीली स्ट्रक्चर है, मांसल और पेशीय। यहाँ पर एक जीभ का डायग्राम दिया गया है जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो यहाँ पर ये जो पोर्शन है यहाँ पर हमें मीठे का आभास होता है। आप कभी भी देखना कि जब हम कोई भी मीठी चीज खाते हैं तो हमारे
जो जीभ के अग्रभाग पर हम रखते हैं तो हमें ज़्यादा मीठा स्वाद मिलता है। उसके बाद में आता है नमकीन। ये जो भाग है ये नमकीन के लिए है, ये नमकीन के लिए। फिर उसके बाद में पश्च पार्श्व भाग होता है, ये वाला, ये खट्टे के लिए उत्तरदायी होता है, खट्टे के लिए। एंड लास्ट में जो भाग बचता है पश्च भाग, ये कड़वे के लिए उत्तरदायी, ये कड़वेपन के लिए, कड़वेपन के लिए, कड़वेपन के लिए। ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो भाग है ये किसके लिए उत्तरदायी होगा? तो यहां पर कोई स्वाद नहीं होगा, ये होगा स्वादहीन, स्वादहीन। देखिए माफी चाहूंगी, इसमें लिखा सही से नहीं जा रहा है, बाकी मैं बोल रही हूँ साथ साथ, तो आप नोट कर लीजिए, अपनी एनसीईआरटी बुक खोल कर बैठिए और साथ साथ में जो जो चीजें बताई जा रही हैं उसको आप नोट करते हुए चलिए। फिर आगे हम देखेंगे। ये सब बातें हो गई। आपने देखा होगा कि जब हम दवाई को पश्च भाग में, कड़वेपन वाले भाग में रखकर खाते हैं तो हमें और अधिक कड़वा लगता है। तो हमें कभी भी दवाई को जहाँ पे पश्च भाग, आगे का जो एकदम पीछे का जो भाग है जीभ का, वहां पर रखकर नहीं खानी चाहिए, उससे हमें ज्यादा कड़वाहट लगती है। आगे देखिए, हमने दांतों की बात कर ली, उसके बाद में हमने जीभ की बात कर ली। अब आती है भोजन नली, दूसरा पार्ट भोजन नली। जो हमने मुंह से भोजन निगला वो अब कहाँ आ गया? ग्रास नली में, ग्रशिका में आ गया। यहां से भोजन का पाचन शुरू होता है। ग्रशिका गले एवं वक्ष से होती है। देखिए ये जो भाग है ये एक कॉमन पाथ होता है जिसमें हम भोजन भी लेते हैं और यहां से हम सांस भी लेते हैं। उसके बाद में देखिए कि ग्रशिका की जो भित्ति है वो संकुचन भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है और वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है। यदि भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है और भोजन को हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता। ये बता रहा है कि आपने देखा होगा कि जब हम वोमिटिंग करते हैं तो हमारा जो हमने जो भोजन खाया है वो वोमिटिंग के थ्रू बाहर आ जाता है। तो ये प्रोसेस किसकी वजह से हो रहा है? ये इसी की वजह से हो रहा है कि इसमें जो हमारे ग्रशिका की भित्ति में संकुचन होता है, भोजन जब नीचे की ओर सरकता है तो क्या होता है कि कभी कभी आमाशय हमारे भोजन को स्वीकार नहीं करता, जिसको बोलते हैं ना एसिडिटी, एसिडिटी हो जाती है। आगे देखेंगे, ये एक डायग्राम दिया गया है, ये भोजन, ग्रशिका और आमाशय। पहेली जानना चाहती है कि वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार जाता है। तो ये वही है कि इसमें वाल्व प्रेजेंट होते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे भी एक वाल्व प्रेजेंट होते हैं। हमारे बॉडी में वाल्व, जिसको ढक्कन बोलते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, वो इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। आगे देखिए, आमाशय। एक चीज और बताना चाहूंगी कि जो हमारी जिह्वा है उसके ऊपर आपने देखा होगा कि छोटे छोटे दाने होते हैं, स्वाद कलिकाएं होती हैं। जो स्वाद कलिकाएं होती हैं वो पेपिला से बनी होती हैं। एक चीज और होती है बोलस। आपने नाम सुना होगा, बोलस क्या होता है? बोलस एक्चुअली हमारे जो भोजन हमने खाया है वो लार के साथ में मिलकर लसलसा बना देता है उसको, जो कि उसको बोलस कहते हैं। आगे देखिए, आमाशय। अभी तक पढ़ाया सब अच्छे से समझ में आया? अगर कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए, आमाशय यू आकृति है, यू शेप की आकृति है। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है जिसको हम स्टमक कहते हैं। आमाशय, स्टमक। यह चपटा यू की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग, देखिए एक होता है सबसे चौड़ा भाग और एक होता है सबसे लंबा भाग आहार नाल का।
तो सबसे लंबा जब पूछा जाए तो आप छोटी आंत का नाम लेंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे चौड़ा भाग कौन-सा है तो आमाशय। यह एक और ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है और दूसरी ओर छोटी आंत में खुलता है। आगे हम देखेंगे कि आमाशय में भी कुछ पाचक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। जठररस हो गया जिसको पाचक रस कहते हैं। देखिए आमाशय का जो आंतरिक स्तर है वो श्लेष्म में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो भी भोजन के पचाने में सहायक होता है। श्लेष्मल आमाशय के अतिरिक्त एस्टर को सुरक्षा प्रदान करता है और अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं और साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस जठर रस प्रोटीन को जो है सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछ ले कि पाचक रस जो है जठर रस कौन से पदार्थों को विघटित करता है। तो स्टमक तक हमने कंप्लीट कर लिया था एंड अब हम देखेंगे क्षुदांत्र में पाचन कैसे होता है। क्षुदांत्र को हम छोटी आंत कहते हैं। सबसे पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है। यहाँ देखिए क्षुदांत्र लगभग 7.5 मीटर लंबी एक अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसमें कौन से रस स्रावित होते हैं? यकृत और अग्नाशय। यकृत जिसको हम लीवर कहते हैं जो कि हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसके अतिरिक्त भित्ति से भी कुछ रस प्राप्त होते हैं। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर दक्षिण ओर व्यवस्थित होती है। तो आपसे पूछ ले कि जो यकृत है वो कैसे रंग की होती है तो गहरे भूरे लाल रंग की। और अगर इसकी स्थिति आपसे पूछ ले कि ये कहाँ पर स्थित होती है तो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी दक्षिणी ओर। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे क्या कहते हैं? पित्ताशय। इसे क्या कहते हैं? पित्ताशय। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर एक रस आता है अग्नाशय रस जो हमें अग्नाशय से प्राप्त होता है। ये हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। आमाशय स्टमक। अग्नाशय रस जो है कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है और उनको सरल रूप में परिवर्तित करता है। देखिए हमने जब चैप्टर शुरू किया था तो हमने देखा था कि जो जटिल भोज्य पदार्थ हैं उनको सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या है? पाचन कहलाती है। जैसे हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ रहे हैं, प्रोटीन को जो है एमिनो एसिड में और जो वसा है उसको फैटी एसिड में। तो यहाँ पे भी यही बता रखा है कि जो अग्नाशय रस है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करता है उनको सरल रूप में परिवर्तित करता है। आंशिक रूप से जो पचा भोजन है अब क्षुदांत्र के निचले भाग में पहुंचता है जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण करता है। आपसे पूछे कि पाचन क्रिया कहाँ पर पूर्ण होती है तो आप बोलोगे छोटी आंत में। कार्बोहाइड्रेट सरल श्रृंखला जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा जो है वसा अम्ल या फिर ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन जो है एमिनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। ये आपको याद करना है। यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है जिसमें बताया गया है कि एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्यप्रणाली की खोज हुई। सन 1822 ईस्वी में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तथा आमाशय से एक छिद्र हो गया। उसे विलियम ब्यू मोंट नामक अमेरिका सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया और चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली लेकिन परंतु वह आमाशय का जो छिद्र है भली भांति बंद न कर सका तथा उसमें छिद्र को पट्टी से ढक दिया और ब्यू मोंट का छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक प्रेक्षण किए। तो ब्यूमोंट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा है। इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा है और भोजन को पचा सकता था। उसने ये भी देखा कि आमाशय जो है
क्षुद्रांत्र में तभी खुलती है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो। मतलब ये है कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि पहले हमने भोजन को मुख में लिया, फिर वो मुख से मुख गुहा के बाद में वो जाता है ग्रशिका में। उसके बाद में हमने देखा कि भोजन आमाशय में जाता है और उसके बाद में छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में और उसके बाद में ये भोजन मलाशय या रेक्टम के द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है। ये प्रोसेस जो है क्रम से चलती रहती है। इसमें ये नहीं है कि पहले भोजन छोटी आंत में जाएगा या फिर बाद में आमाशय में जाएगा, ये नहीं। ये क्रम वाइज़ चलता है। आगे देखिए, अब क्षुद्रांत्र में 2 तरीके की चीज़ होती हैं। एक होगा अब्ज़ॉर्प्शन जिसको कहते हैं अवशोषण और एक होता है स्वांगीकरण। ये 2 प्रोसेस होती हैं। इम्पोर्टेंट है, देखिए। पचा हुआ जो भोजन है अवशोषित होकर क्षुद्रांत्र की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है और इस प्रक्रम को जो है अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति एक अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिसे दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घ रोम की आंत्र में क्या भूमिका है? दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देता है। प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है और दीर्घ रोम की सतह पर पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है और अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा विभिन्न भागों तक होता है। इसका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है और इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का जो विघटन है ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में होता है और ऊर्जा जो है मुक्त होती है और भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं हो पाता बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा छोटी एवं चौड़ी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है और इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है और बचा हुआ जो अपचित पदार्थ है वो मलाशय में चला जाता है। तो पूर्ण पाचन हो गया छोटी आंत में और जो उसके बाद में पूर्ण पाचन के बाद में जो भी अपचित पदार्थ बच गया वो बड़ी आंत में भेज दिया जाता है और वहां पर लवणों का अवशोषण होता है और छोट बड़ी आंत से जो अपचित पदार्थ बचा है वो अब मलाशय में भेजा जाता है और गुद्दा द्वारा ये मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? निष्कासन कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकाल दिए जाते हैं। यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है। देखो ये जो बॉक्स में जो इंफॉर्मेशन रहती है ना, ये एज ए जनरल क्वेश्चन, जनरल साइंस के क्वेश्चन के लिए यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। जो जनरल साइंस के क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ से ही अक्सर पूछे जाते हैं। कभी-कभी आपको जल रूपी पतले मल के बार-बार निष्कासन की आवश्यकता होती है और इस स्थिति को दस्त कहते हैं। आप इसे भली-भांति जानते हैं कि दस्त होते हैं वो किसी संक्रमण या फिर कुछ भोजन वगैरह की वजह से अपच के कारण ये क्या है? हमें दस्त हो जाते हैं। तो इसका जो है इलाज क्या है? जीवन रक्षक घोल ओआरएस आपने लिया होगा। जब आपके दस्त हो जाते हैं तो डॉक्टर आपको ओआरएस घोल या फिर जीवन रक्षक घोल जिसे कहते हैं, लेने की सलाह देते हैं। आपने देखा होगा कि गाय भैंस जो है वो मेनली घास खाते हैं, शाकाहारी होते हैं और वो लगातार जुगाली करते रहते हैं। जब वे खा न रहे हों, वास्तव में वे पहले घास को जल्दी-जल्दी निगल कर आमाशय में एक भाग में भंडारित कर लेती हैं और यह भाग जो है रूमेन जिसको हम प्रथम आमाशय कहते हैं, रूमिनेंट में आमाशय के 4 भागों में बटा होता है और रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाली या फिर कंड कहते हैं। परंतु बाद में इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा उसे
चबाता रहता है। ये प्रक्रम को जो है रोमंथन, जुगाली करना या फिर रूमिनेंट जंतु या फिर रोमंथी कहलाते हैं। आपने देखा होगा कि घास में सेलुलोज होता है, प्रचुरता होती है, लेकिन हम मनुष्य सेलुलोज को नहीं पचा पाते। कोई बता सकता है कि हम सेलुलोज को क्यों नहीं पचा पाते? या फिर जो गाय भैंस है वो सेलुलोज को क्यों पचा लेते हैं? तो इसका कारण होता है कि मनुष्य में जो है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स नहीं होता। एक स्ट्रक्चर होती है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, इसकी वजह से मनुष्य जो है सेलुलोज को नहीं पचा पाते हैं। जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं करते, ये मैंने आपको बता दिया। जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया वही पहेली पूछ रही। पहेली जानना चाहती कि ये जंतु भोजन करते समय इसे भली भांति क्यों नहीं चबा पाते और मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज को क्यों नहीं पचा पाते। ये बूझो, ये पहेली जो सवाल पूछ रही हमने इसका पहले ही आंसर दे दिया। रूमिनेंट में क्षुजांत्र एवं बृहदांत्र के बीच में एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। ये अंधनाल जो है गाय भैंस में पाई जाती है। भोजन के सेलुलोज के पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होता है। यहाँ पर ये देखिए, ये किसी रोमंथी पशु का आमाशय है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये घास खा रही है। इसमें जो आमाशय में है, इसमें ये भोजन को एकत्रित कर लेती है, फिर उसको मुंह में लाकर खाती रहती है। इसी को जुगाली करना कहते हैं। इसमें अमीबा में संभरण एवं पाचन के बारे में भी बात की गई है कि अमीबा जो है जलाशय में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है जो गोल सघन केंद्र एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियां होती हैं। अमीबा देखिए एक कोशिकीय जीव है। इसमें आपने देखा होगा कि इसका जो आकार है वो अनियमित होता है और इसको अमर जीव भी कहते हैं। ये एक से अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है, जिन्हें पादाब या फिर कृत्रिम पांव कहते हैं, जो इन्हें गति देने के लिए भोजन पकड़ने में सहायता करता है। और उसमें कुछ सूक्ष्म जीव का आहार होते हैं जिसे भोजन का आभास होता है। और खाद्य के कण के चारों ओर जो है ये कृत्रिम जो पाव पादाब विकसित करते हैं और भोजन को निगल लेता है और खाद्य पदार्थ उसी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। इस प्रकार से ये अपने भोजन की प्रक्रिया पूर्ण करता है। ये यहाँ पर देखिए केंद्रक प्रेजेंट है और इसमें जो है पादाब, फिर ये भोजन को यहाँ से अंतर्ग्रहण किया। इसमें खाद्य दानियां पाई जाती हैं, इसमें भोजन को फंसा लिया जाता है और यहाँ से ये अपशिष्ट बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। ये कुछ की वगैरह हैं, जैसे अवशोषण हमने पढ़ा, एमिनो अम्ल, स्वांगीकरण के बारे में पढ़ा। स्वांगीकरण कहाँ होता है? छोटी आंत में। पितरस जो है पिताशय में बनता है और मुख गुहिका भोजन को हम ग्रहण करते हैं। रदनक ये दांतों के स्ट्रक्चर में। और फिर आता है सेलुलोज। अभी हमने देखा कि गाय भैंस में सेलुलोज का पाचन तंत्र हमने पूरी निष्कासन, जब भोजन अपचित रहता है तो बाहर निकाल दिया जाता है। वसा अम्ल, खाद्य धानी जो कि अमीबा में पाई जाती है। पिताशय
कृंतक, ये एक प्रकार के दांत, और अंतःग्रहण, यकृत, यकृत सबसे बड़ी, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, चर्वणक, मोलर जिसको कहते हैं, यहाँ पे ग्रशिका, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। और यहाँ पे कुछ चैप्टर की समरी दी गई है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, मतलब पूरे चैप्टर का सार है कि आप इसे रिवाइज़ कर सकते हैं। रिवाइज़ हो जाता है पूरा चैप्टर, कि इसमें दिया गया है मुख गुहिका, पाचन तंत्र का जो प्रोसेस है, मुख गुहिका में ग्रशिका, आमाशय, शुजांध्र, बृहदांध्र और मलाशय में। और कुछ ग्रंथियाँ भी होती हैं जो पाचन में सहायक होती हैं, जैसे लाला ग्रंथि, लार ग्रंथि जिसको कहते हैं, और यकृत, लीवर, अग्न्याशय, पैनक्रियाज। और कुछ विधियाँ होती है भोजन ग्रहण करने की, जैसे अंत्र ग्रहण, भोजन को अंदर लिया, पाचन, फिर अब्जॉर्प्शन हुआ, स्वांगीकरण हुआ, फिर निष्कासन हुआ। इस प्रकार से ये पूरी दी गई है। आगे हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अब उचित रिक्त स्थान पूर्ति करनी है, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति। मानव पोषण के मुख्य चरण क्या-क्या हैं? देखिए, अभी-अभी हमने देखा कि अंतःग्रहण, पाचन और अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन, ये क्या है? भोजन के मुख्य चरण हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, और आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। पाचक रस का स्राव होता है। फिर आगे देखिए कि क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जिनको रसांकुर कहते हैं। रसांकुर। और अमीबा में अपने भोजन का पाचन करता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। आगे देखिए सत्य और असत्य। मंड का पाचन जो है आमाशय से प्रारंभ होता है। मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। गलत है, आमाशय से प्रारंभ नहीं होता। और जीभ लाला ग्रंथि के भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। ये बात बिल्कुल सही है। हमने देखा था कि भोजन के साथ मिलाने में उसको क्या बोल रहे थे हम? बोलस। फिर आता है पित्ताशय के पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होते हैं। ये बात सही है। रूमिनेंट जो है निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे-धीरे चबाते हैं। ये बात भी सही है। वसा का जो पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है? वह है, तो वसा का पूर्ण पाचन मैंने बताया क्षुजांध्र, छोटी आंत में होता है। जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है? वह है, ये बड़ी आंत में होता है। अब मिलान करना है। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार के सुक्रोज है, या जिसको ग्लूकोज, सुक्रोज, ये कार्बोहाइड्रेट। और प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड। वसा जो है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल। आहार नाल के कौन-कौन से भाग निम्नलिखित क्रियाएं संपादित होती हैं? पचे भोजन का जो अवशोषण है वो कहाँ पर होगा? वो छोटी आंत में होगा। छोटी आंत में। और भोजन को जो चबाना है वो मुख गुहिका में। और जीवाणु नष्ट करना आमाशय में। और भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ पर होगा? छोटी आंत में। और मल का निर्माण बड़ी आंत में। आगे एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें मिलान करनी है। जो लाला ग्रंथि है वो क्या करती है? लाला रस का स्रावित करती है। लाल ग्रंथि जिसको बोलते हैं। आमाशय का क्या काम है? आमाशय अम्ल का निर्मोचन, अम्ल स्रावित करता है। यकृत जो है पित्त रस का स्राव करती है। मलाशय जो है मल त्याग में। और जो छोटी आंत है वो भोजन का पूरा पाचन। और जो बड़ी आंत है वो जल का अवशोषण भी करती है और बिना पचे भोजन का
भंडारण भी करती हैं यहाँ पर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में